हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग के बच्चों अब तक देख लिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। जी हाँ बच्चों, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोडक्ट को जब बनाते हैं, कस्टमर नीड और रिक्वायरमेंट को समझने के पहले हम उस मार्केट को समझते हैं। तो उस मार्केट को कैसे समझा जाता है, इसको आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन refers to subdivision of a larger market into smaller sub markets। अब देखो, ये एक लार्जर मार्केट है, एक बड़ा सा मार्केट है, बड़ा ही स्कैटर्ड मार्केट है। अब इसको हमने क्या किया, इसको अलग अलग 4 हिस्सों में बांट दिया। इस मार्केट को छोटे छोटे स्मॉलर मार्केट्स में डिवाइड कर दिया। बस उसी डिवीजन ऑफ लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर मार्केट्स को हम बुलाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इन द वर्ड्स ऑफ विलियम स्टैटन, इनका कहना है मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस जो कि क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, टोटल हेटेरोजेनस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट इनटू सेवरल सब मार्केट और सेगमेंट। जितने भी हेटेरोजेनस मार्केट है उसको क्या करता है, फर्दर सब डिवाइड करता है अलग अलग मार्केट्स और मार्केट सेगमेंटेशन में, ईच ऑफ विच टेंड्स टू बी होमोजीनियस इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल। तो एक हेट्रोजेनस मार्केट को डिवाइड करता है, होमोजेनस मार्केट तक ले आता है, उसे हम बुलाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। फिलिप कॉटलर जो है वो डिफाइन करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायर्स विद डिफरेंट डिजायर्स और रिक्वायरमेंट। ये हमारे ग्रुप्स ऑफ बायर्स है जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, इनकी अलग अलग क्या है, डिजायर्स है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन है। स्कैटर्ड मार्केट था, उसको हमने क्या किया, उसको लार्जर मार्केट को स्मॉलर मार्केट में कन्वर्ट किया। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन से मिलती है हमको, किसको, मार्केटर को, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होती क्या है, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और करंट प्रोडक्ट और सर्विस के ऑफरिंग में किसी तरीके का एक गैप होता है। यानी जो मैं प्रोडक्ट ऑफर कर रही हूँ और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों के बीच के गैप को हम बुलाते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी। The marketer may find out the current level of customer satisfaction in related to current product offering by existing firms. Low level of customer satisfaction presents an excellent opportunity to serve the customers. यहाँ पर मार्केटर क्या करता है, देखता है कि करंट मार्केट में किस चीज़ की कमी है और बहुत अच्छी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर कहीं पर कोई कमी आ जाती है, किसके लिए, उस मार्केटर के लिए, जो कि उस गैप को फिल करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस, customers may not be satisfied with current 4 offerings of air conditioners due to poor after sales service and high power consumption. Such situation would enable a marketer to launch compact air conditioners with low power consumption. यानी प्रेजेंटली ऐसे एयर कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या होता है, पावर कंजम्पशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केटर को। तो वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनर्स बनाएगा जो ज़्यादा स्पेस भी ना ले, इंस्टॉलेशन भी आराम से हो जाए, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी दे दे और उसी के साथ साथ बिजली का बिल भी जो है वो कम आए। तो इस तरीके से एक मार्केट अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर क्या किया जाता है, बेसिकली उस गैप को फिल किया जाता है। फिर आते हैं हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट सेगमेंटेशन जो है, इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट मैच द डिमांड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। मार्केट सेगमेंटेशन क्या मदद करता है, प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो मार्केट की डिमांड को मैच कर सके। किसकी डिमांड, टारगेट ऑडियंस की डिमांड। प्रोडक्ट्स विद गुड मार्केट पोटेंशियल मे बी डिजाइन टू जनरेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो प्रोडक्ट्स जिसकी मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से डिज़ाइन करो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। Urban youth may prefer stylish motorbikes and therefore marketer may design and market such bikes in urban areas. अर्बन एरियाज में मोस्टली जो यूथ है वो प्रेफर करते हैं कि थोड़ी सी स्टाइलिश, थोड़ी सी मॉडर्न मोटर बाइक्स हो, तो उसी तरीके से मोटर बाइक्स को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। फिर आते हैं हमारे प्रमोशनल मिक्स, जहाँ पर प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं किसके बेसिस पर, मार्केट सेगमेंट के लिए। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नेचर ऑफ द कस्टमर्स क्या है और उसी के साथ साथ कंपिटिटर्स का प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके का बना हुआ है।
जैसे कि एक कंपनी जो है वो फोकस करती है सेल्स प्रमोशन पे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देती है, फ्री गिफ्ट्स देती है, एक्सचेंज ऑफर्स देती है, जब प्रोडक्ट टारगेट किया जाता है मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। यानी यहाँ पर नेचर ऑफ द कस्टमर्स क्या है, मेरे कस्टमर्स मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं, तो मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए हमेशा एक्सचेंज ऑफर्स, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट प्रमोशन, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा काम करती है। Then we have pricing of products. Market segmentation enables to fix the right prices. Market segmentation क्या हेल्प करती है, सही प्राइस को कोट करने में मदद करती है। Since different market segments have different price perceptions, it is necessary to adopt different pricing strategies for different markets. जैसे कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग होता है अलग अलग मार्केट में, सिमिलरली अलग अलग सेगमेंटेशन भी जो होता है, प्राइस परसेप्शन भी जो होता है, अलग अलग मार्केट में डिफर करता है। जैसे कि प्राइजेस चार्ज्ड फॉर प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स विल हैव टू बी लोअर। वो प्राइस जो आप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को चार्ज करोगे, डेफिनेटली आपको वहाँ लो प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट के प्रमोशनल एफर्ट्स को आप क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। देन वी हैव गॉट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। मार्केट सेगमेंटेशन also assist in adopting suitable distribution strategies. Different market segments may require different distribution mix. अलग अलग मार्केट में अलग अलग distribution mix ज़रूरी है। For example, if the product is of very high quality intended to the upper rich class, it must be distributed at prestigious outlets located at selective places. अगर आपका प्रोडक्ट रोल्स रॉयस है या फिर रोलेक्स वॉचेस है, तो आप ऐसे प्रेस्टिजियस गुड्स को, ऐसे लग्जरी आइटम्स को आप प्रेस्टिजियस प्लेसेस पर ही क्या करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी करेंगे, उसको अवेलेबल करके देंगे सिलेक्टिव प्लेसेस पर ही। क्यों? क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो अपर रिच क्लास है, वो ऐसी ही जगह पर जाएंगे आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन वी हैव गॉट मीडिया सिलेक्शन। एडवर्टाइजिंग के लिए हम कौन से मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमारे टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हमारे नेचर ऑफ कस्टमर्स क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की एडवर्टाइजिंग कैसी है, क्या हमारे मास एडवर्टाइजिंग होने वाली है मास कंज्यूमर्स के लिए, उसके बेसिस पर हम अपने मीडिया चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं। देन वी हैव टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। यानी कि ये जो हम प्रमोशनल एफर्ट्स करते हैं, इसके ऊपर इसकी एक टाइमिंग सेट करते हैं। क्यों टाइम सेट करना ज़रूरी है? बिकॉज द मोर एम्फोसिस इज प्लेस्ड ड्यूरिंग द पीक रिस्पॉन्स पीरियड। For instance, consumer goods can be heavily advertised to Christians during Christmas season and to Hindus during Diwali season. तो यहाँ पर पीक सीजन टाइम, यानी कि वो टाइम जब लोग सबसे ज़्यादा खरीदेंगे। तो हम इंडियन सबसे ज़्यादा शॉपिंग कब करते हैं? जब फेस्टिव सीजन होता है हमारे पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड। तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, एडवर्टाइजिंग उस पीक सीजन में ही किया जाता है। देन वी हैव यूज ऑफ रिसोर्सेज। By tailoring marketing program to individual market segments, marketers can make more efficient use of marketing resources. जैसे कि a small firm can effectively use its limited resource in one or two segmented markets rather than unsuccessfully aiming at a wider market. यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मैक्सिमम लेवल तक क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक स्मॉल फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक या दो ही सेगमेंटेड मार्केट में क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, ना कि सारे के सारे मार्केट में, स्कैटर्ड मार्केट में उसको यूज़ नहीं करेगी। आता है हमारा बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। डेफिनेटली मार्केट सेगमेंटेशन जो है, इट एनेबल्स द कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स मार्केटिंग एफर्ट। किसके ऊपर ध्यान देने बोला गया है? मार्केटिंग एफर्ट। कहाँ पर मार्केटिंग एफर्ट? एक पर्टिकुलर एरिया में। देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर सर्विस टू दी टारगेट कस्टमर्स। प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन कैन फैसिलिटेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका मार्केट सेगमेंटेशन सही है, डिवीजन आपने सही किया है, तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी पॉसिबल है। Then we have got customer loyalty. Market segmentation can generate customer loyalty. Due to marketing segmentation, a firm adopts appropriate marketing mix depends upon the target customer. हमारी target audience क्या है, उसके बेसिस पर हम अपने marketing mix यानी कि 4 P's of marketing डिज़ाइन करते हैं। अगर इसका एक प्रॉपर ब्लेंडिंग, एक सही मिक्सचर हमने इस्तेमाल किया अपने कस्टमर्स के लिए, यानी कि लॉयल कस्टमर्स के लिए, तो लॉयल कस्टमर्स बार बार हमसे ही अपना जो भी प्रोडक्ट एक बार खरीदा है, रिपीट परचेसेस जो है वो हमसे ही खरीदने वाले हैं, और वही लोग क्या करेंगे, रिकमेंड भी करेंगे वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए अपने फ्रेंड्स को या अपने सोशल सर्कल में या फिर अपने रिलेटिव्स को कि हमारे ही ब्रांड के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए। तो ये है हमारा
मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन को हम कौन से बेस पर डिवाइड करते हैं? मार्केट सेगमेंट क्या होता है? एक पूरे स्कैटर्ड मार्केट को एक हायर या लार्जर मार्केट एरिया को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं हेट्रोजेनस मार्केट से होमोजेनस मार्केट में, लार्जर मार्केट को स्मॉलर मार्केट में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कौन से बेसिस पर हम ये डिवीजन करते हैं मार्केट का, हम उसको पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। पहला आता है हमारा जोग्राफिक, दूसरा आता है डेमोग्राफिक, फिर आता है सोशियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। तो वन बाय वन हम अपने सारे मार्केट सेगमेंटेशन को समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं जोग्राफिक सेगमेंटेशन की, यानी कि यहाँ पर बात होती है हमारे लोकेशन की। एक्सपोर्टर्स जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि एशियन मार्केट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स हो गए, अफ्रीकन मार्केट्स हो गए, गल्फ कंट्रीज हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेशंस के हिसाब से मार्केट्स को डिवाइड करते हैं। देन वी हैव रीजनल सेगमेंटेशन। इट इज अंडरटेकन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंस इन बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि कस्टमर्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया में प्रेफर लाइटर शेड्स ऑफ क्लोथ्स, whereas साउदर्न इंडिया कस्टमर्स में प्रेफर डार्कर एंड ब्राइटर शेड्स। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये अलग अलग क्या है? रीजन्स है। तो अलग अलग कस्टमर्स क्या करेंगे? अलग अलग रीजन्स के जो कस्टमर्स होंगे उनका बाइंग बिहेवियर भी अलग ही होगा। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन वी हैव अर्बन और रूरल। देर आर डिफरेंसेज इन बाइंग बिहेवियर। हम जानते हैं कि रूरल कस्टमर्स ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, अर्बन कस्टमर्स उतने प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं कंपेयर टू रूरल कस्टमर्स। बात करेंगे लोकेलिटी की। नाउ देर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ बाइंग पैटर्न ऑफ पीपल लिविंग इन वेस्टर्न सबर्ब्स एंड दैट ऑफ सेंट्रल सबर्ब्स ऑफ मुंबई। अब एक पर्टिकुलर मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर भी अलग अलग सबर्ब्स है, जहाँ पर हमारे साउथ बॉम्बे लोकेशन जो है, सोबो क्राउड अलग हो गया, वेस्टर्न जो लाइन है वो अलग हो गई, सेंट्रल लाइन हमारी अलग हो गई। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं? मार्केट को फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। ये हमारा जोग्राफिक था, जहाँ पर हम नेशंस, रीजन, रूरल, अर्बन या फिर हम लोकेलिटी के बेसिस पर अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स की, जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन। जब हम बात करते हैं एज के बेसिस पर डिवाइड करने की, तो हम एज ग्रुप्स लेते हैं, जैसे कि हमारा मार्केट सेगमेंट कौन सा है? चिल्ड्रंस के लिए हमारे प्रोडक्ट है, यूथ के लिए है, मिडिल एज के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो हमने एज के बेसिस पर अपने मार्केट को डिवाइड किया है। फिर करते हैं जेंडर के बेसिस पर, जहाँ पर हम जेंडर प्रेफरेंसेस देते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड दैट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, फुटवेयर। तो ये जेंडर के बेसिस पर हमने अपने मार्केट को क्या किया है? डिवाइड किया है। इनकम के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि अपर इनकम ग्रुप कस्टमर्स जो है वो प्रीमियम ब्रांड खरीदेंगे, मिडिल इनकम ग्रुप है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है तो वो पॉपुलर ब्रांड्स के लिए जाएंगे। एजुकेशन के बेसिस पर जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन जो होता है वो क्या करेगा? ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट जो है वो प्रेफर करेगा कंपेयर टू पीपल हु आर लो एजुकेटेड, बिकॉज उनको शायद प्रोडक्ट की ज़्यादा नॉलेज भी ना हो। देन वी हैव फैमिली साइज। लार्ज साइज फैमिलीज में परचेज लार्ज फैमिली पैक्स। अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को भी उसी हिसाब से क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ योर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी। तो पॉपुलेशन की स्टडी हमेशा एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज के बेसिस पर मार्केट यहाँ पर डिवाइड होता है। देन वी हैव सोशियोग्राफिक सेगमेंट, जो कि सोशल लाइफ की बात करता है, जहाँ हमारे कल्चर और रेफरेंस ग्रुप आते हैं। मार्केटर जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर भी मार्केट को डिवाइड करता है। जो यूथ होते हैं अर्बन एरियाज में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, वहीं से जो यूथ विलेजेस में होते हैं वो मोर और लेस ट्रेडिशनल कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन वी हैव रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो है वो डिवाइड होता है बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स वैल्यूज, एटीट्यूड। जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके क्लब मेंबर्स हो गए, इनका इन्फ्लुएंस आपके बाइंग बिहेवियर पर एज अ कंज्यूमर होता है। तो ये आपके रेफरेंस ग्रुप के सोर्सेस होते हैं। देन वी हैव गॉट साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो कि आपकी मानसिक क्षमता के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो जब हम बात करते हैं साइकोग्राफिक की, लाइफस्टाइल,
सेलर स्टडी द लाइफस्टाइल ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स may design the clothes differently matching different styles of college students, office goers and so on. लाइफस्टाइल के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे कैसे हैं उस हिसाब से कपड़े बनाओ, ऑफिस जाने वाले लोग कैसे हैं उस हिसाब से कपड़े बनाओ, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं उस हिसाब से घर के कपड़े जो है वो अलग बनेंगे। तो ये आपकी लाइफस्टाइल के बेसिस पर क्लोथ्स जो है वो डिज़ाइन हो रहे हैं, उसी बेसिस पर आपका मार्केट डिवाइड होता है। फिर आता है एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर, जो कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए तो ही और शी में परचेज द प्रोडक्ट, नेगेटिव है तो ना तो खरीदेंगे ना ही किसी को रिकमेंड करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही न्यूट्रल होते हैं, अगर नहीं भी खरीदना है तो भी उसके बारे में भला बुरा नहीं बोलने वाले लोग हैं। देन पर्सनैलिटी में क्या आता है, एक तो लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, आपकी मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, इम्पल्सिव बिहेवियर, एम्बिशियस हो कितने लाइफ में, इसका भी इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी यानी पर्सनल एबिलिटी जो है आपकी, उसके बेसिस पर आपकी बाइंग, आपका मार्केट जो है वो यहाँ पर सेगमेंट करते हैं, क्योंकि वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। The other segmentation that we have is behavioral segmentation, जैसे कि यूसेज रेट। वन पॉसिबल वे टू डिफाइन टारगेट मार्केट इज प्रोडक्ट यूसेज, प्रोडक्ट को कितना यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट के हैवी यूजर्स है, मीडियम यूजर्स है या फिर लाइट यूजर्स है। जैसे कि अगर हम यूथ को देखें तो वो मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो शायद से वो एक कॉल करने के लिए ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ना करें। फिर आता है यूज़र स्टेटस, तो आपके स्टेटस के बेसिस पर, जैसे कि आप नॉन यूज़र हो, आप एक्स यूज़र हो, आप पोटेंशियल यूज़र हो, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो या फिर आप किसी प्रोडक्ट के रेगुलर यूज़र हो, उसके बेसिस पर मार्केट को डिवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा बाइंग मोटिव, यानी कि इंटेंशन क्या है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एक सिंबल स्टेटस है इसीलिए खरीदना है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ढूंढ रहे हो इसीलिए खरीदना है, या परचेजिंग अ प्रोडक्ट आउट ऑफ फियर, अरे मेरी जान को खतरा है तो मुझे कोई ना कोई सेफ्टी के लिए कुछ प्रोडक्ट जो है वो खरीदना है। जैसे कि फीमेल्स इफ़ दे आर ट्रैवलिंग समवेयर एट लेट एट नाइट, तो उन्हें अगर खतरा लगता है तो वो अपने पास हमेशा पेपर स्प्रे जो है वो कैरी करेंगे, तो पेपर स्प्रे खरीदेंगे। तो ये आउट ऑफ फियर उनका बाइंग मोटिव उनको खरीदने बोलता है। तो बाइंग मोटिव्स के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, हमारे मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का जो टॉपिक है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना। क्या होता है ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? सिंपल टर्म्स में इट इज कंसर्न्ड विथ मैनेजिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड ऑल कस्टमर्स टच पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी, यानी कस्टमर्स की, हर कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना, और वो इन्फॉर्मेशन होना, वो टच पॉइंट्स होना जिससे कि हम उन कस्टमर को अपने साथ हमेशा एंगेज करके रख सके, हमेशा अपने साथ क्या कर सके, इस तरीके से एंगेज करें कि कस्टमर लॉयल्टी जो है वो बढ़ जाए, यानी वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही रहेगा। अब ये टच पॉइंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? द टच पॉइंट्स इंक्लूड एवरी कॉन्टैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी विच इंक्लूड्स कस्टमर परचेसेस, कस्टमर ने क्या खरीदा, पेमेंट किस तरीके से किया, क्या उसको सर्विस के लिए कॉल्स गए हैं, क्या उसके पास सेटिस्फैक्शन सर्विस गए हैं, ये सारे हमारे टच पॉइंट्स हैं, यानी जिससे आप कस्टमर्स के साथ टच में आते हो। CRM integrates everything that a firm's marketing, sales and services teams नो अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो CRM हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर्स की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। द एम ऑफ CRM इज टू बिल्ड कस्टमर इक्विटी, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हमारे कस्टमर को बनाए रखना चाहते हैं। देन वी हैव टेक्निक्स ऑफ CRM। अब CRM की क्या टेक्निक्स है? कुछ फर्म्स है जो कि कई सारी टेक्निक्स यूज़ करती है ताकि वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, उसको मेंटेन कर सके और उसको हमेशा एनहांस कर सके। सबसे पहला आता है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। डेटा वेयरहाउसिंग जहाँ पर हम जाते हैं, कंपनी कस्टमर्स के सारे कस्टमर्स के जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखती है, तो जहाँ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो होता है डेटा वेयरहाउस। डेटा माइनिंग यानी कि इन सारे कस्टमर्स के डेटाबेस में से हम कुछ डेटा को क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन इंपॉर्टेंट डेटास को एक्सट्रैक्ट करने को हम बुलाते हैं डेटा माइनिंग। माइंड डेटा का हम यूज़ करते हैं हमारे मार्केटिंग डिसीजंस के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट प्राइसिंग में लाने की ज़रूरत है, प्रमोशन मिक्स चेंज करना है, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर किसी तरीके का चेंज लाना है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लॉयल्टी प्रोग्राम्स।
फर्म्स में यूज वैरायटी ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू रिटेन कस्टमर्स। तो कई सारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स रखते हैं हम अपने कस्टमर्स के लिए ताकि अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके। जैसे कि एयरलाइंस जो है वो स्पेशल डिस्काउंट देती है फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को, जो बार बार एयरलाइंस के ज़रिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करते ही है डेफिनेटली, तो उनके लिए क्या करती है, फ्रीक्वेंट या स्पेशल डिस्काउंट रखती है। फर्म्स में ऑल्सो प्रोवाइड गिफ्ट्स एंड अदर बेनिफिट्स टू लॉयल कस्टमर्स। अपने लॉयल कस्टमर्स को हमेशा क्या देगी, गिफ्ट देगी, या किसी ना किसी तरीके से कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करती है। नाउ हमेशा ये बात का ध्यान रखो, all loyal customers need not be profitable and all profitable customers need not be loyal, therefore the firm must be selective। ज़रूरी नहीं है आपका हर लॉयल कस्टमर आपके लिए प्रॉफिट लेकर आए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर प्रॉफिट ला रहा है वो आपके लिए लॉयल हो। इसीलिए मार्केटिंग एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, इट हैज़ टू फाइंड आउट विच ऑफ इट्स कस्टमर्स आर वर्थ रिटेनिंग एंड विच आर नॉट। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको रिटेन करके हमें रखना है और कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको रिटेन करने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। In other words, firm has to determine the value of its customer and accordingly focus on most valued customers। अपने customers की value identify करो, कौन मेरे लिए सबसे ज़्यादा valued customers है, जो मेरे लिए business भी लाता है लेकिन उसी के साथ साथ मेरा loyal customer भी है। Then we have one to one marketing। कुछ फर्म्स जो है वो 1-to-1 मार्केटिंग करती है। दे ट्रीट देयर कस्टमर्स एज पार्टनर्स, स्पेशली इन केस ऑफ B2B मार्केट्स। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज या कस्टमाइज सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। फर्म्स सॉलिसिट द हेल्प ऑफ कस्टमर्स टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स और टू इम्प्रूव देयर सर्विस। इफ द कस्टमर गेट्स इन्वॉल्व विद द फर्म, ही इज मोर लाइकली टू रिमेन विद द फर्म। तो फर्म यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर्स की हेल्प लेते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके या फिर अपने एक प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी, कोई चेंज लाकर उसके सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। तो जब कस्टमर्स के फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है कि हमारा फीडबैक भी ज़रूरी है और हम भी इस कंपनी का एक हिस्सा है कि हमारे फीडबैक को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। देन प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली वो मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर कस्टमर्स को प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग दी कंप्लेंट्स ऑफ दी कस्टमर्स। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स जो है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री। यानी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कस्टमर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि एक्सिस बैंक का एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है। एक्सिस बैंक क्या करता है, अपने प्रायोरिटी कस्टमर्स के लिए कई बार ओकेजनली वो अपने स्पेशल ऑफर्स देता है, जैसे कि किसी कॉन्सर्ट की फ्री टिकट उनको उसने दे दिया, किसी मूवी की टिकट दे दिया। अब क्रिश्चियन सीरियन बैंक जो है, कैथोलिक सीरियन बैंक जो है वो क्या करती है, पर्सनलाइज सर्विस देती है अपने प्रायोरिटी कस्टमर्स को। यानी कि बैंकिंग की जो भी सर्विसेज है वो अवेल करने के लिए आपको बैंक तक आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने किसी एम्प्लॉय को ही क्या करेंगे, आपके घर तक भेज देंगे सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से एक्सिस बैंक जो है वो प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो अपने कस्टमर्स को देती है। देन वी हैव आफ्टर सेल सर्विस। तो प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स जो होते हैं वो और ज़्यादा फोकस करते हैं आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर। आफ्टर सेल सर्विस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे कस्टमर्स का ट्रस्ट और सपोर्ट जो है वो हमें मिलता है। आफ्टर सेल सर्विस डिसीजंस आर मेड टू एनहांस कस्टमर रिलेशनशिप, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, कस्टमर रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जैसे कि क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, कॉम्पिटेंट आफ्टर सर्विस सेल्स स्टाफ को आप क्या करेंगे, हायर करेंगे। आप ऐसे स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे और ऐसे स्टाफ को आप हमेशा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपसे हैप्पी है तो आपके कस्टमर्स आपसे क्या है, सेटिस्फाइड है। देन वी हैव सेटिस्फैक्शन सर्विस। फर्म जो है पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन सर्वे भी लेती है अपने कस्टमर्स से। क्यों, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो कई सारे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ जो है वो हमको अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल के बेसिस पर ही पता चलते हैं। तो इन इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को पता करने के लिए हम एक सेटिस्फैक्शन सर्वे अपने कस्टमर्स से कंडक्ट करते हैं, यानी कि उनका फीडबैक हम लेते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये बहुत ही फीजिबल फीडबैक है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, ऐसे फीडबैक को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को भी लगे कि हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे फीडबैक की इम्पोर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन वी हैव कस्टमर सर्विस एजेंट्स।
कस्टमर सर्विस एजेंट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर दोज एजेंट्स हु टॉक टू कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज एंड बिजनेस। हम कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स को, तो अब डायरेक्टली अगर आपने कॉल किया तो वो कंपनी का ओनर तो हमसे बात नहीं कर रहा है, कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमसे बात करते हैं, हमारी कंप्लेंट्स को सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं दे वर्क इन डेजिग्नेटेड कॉल सेंटर्स वेयर दे कैन आंसर फोन कॉल्स एंड रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड CSA मे वर्क फॉर स्पेसिफिक कंपनीज सच एज बैंक्स, एयरलाइंस एंड इंश्योरेंस एजेंसीज। तो ये कस्टमर सर्विस एजेंट CSE जो होते हैं इनको ज़रूरी नहीं है कंपनी में बैठकर ही काम करें, किसी कॉल सेंटर में भी प्लेस करके हम अपना थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के ज़रिए हमारे CSA की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि एयरलाइन में कस्टमर सर्विस एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट पैसेंजर्स एंड देयर लगेज सेफली बोर्ड द राइट एयरक्राफ्ट एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर एयरलाइंस में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं हमारे CSA कि जो राइट कस्टमर है उसका लगेज जो है वो सही टाइम पर सही लगेज सही एयरप्लेन में जो है वो जाना ज़रूरी है और कस्टमर्स तक सेफली पहुँचना भी ज़रूरी है। Then we have suggestion schemes. It is said that 20% of the customers generate sales. वो सेल्स जो है 80% जो हमारा आता है ना, 80% ऑफ द सेल्स इट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि किसी भी बिजनेस में 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो उस बिजनेस का 80% सेल जो है वो जनरेट करते हैं। ये हमारे MVCs होते हैं, मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं। ऐसे कस्टमर्स को हम प्रायोरिटी कस्टमर्स बना सकते हैं और इन्हीं कस्टमर्स को हम पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज सर्विस भी दे सकते हैं। Now, if this is true in the case of some firms, then such firms must be in constant touch with the loyal customers. और हमेशा ऐसे कस्टमर्स के साथ टच में रहो, लॉयल कस्टमर्स के साथ उनको सजेशंस जो है उनसे सजेशंस आप ले सकते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, पोजिशनिंग से रिलेटेड। वैल्यूएबल सजेशंस को हमेशा रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। Such a move will not only enable the firm to make changes in marketing mix as per customer expectations, but it will also help to develop long-term relationship with the customer. तो ये जो मूव है हमारा, जहाँ पर हमने कस्टमर के फीडबैक को इम्प्लीमेंट भी किया और उसी के साथ साथ कस्टमर को रिवॉर्ड भी दिया, क्योंकि आपके मोस्ट वैल्यूएबल फीडबैक की वजह से क्या हो गया है, हमारा सेल्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप क्या करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो अपने कस्टमर के साथ, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो आपसे बढ़ जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल क्रक्स था CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम करेंगे हमारा मार्केट टारगेटिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।